हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम प्रॉपर इसकी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रॉपर इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे और सिंपल वे के अंदर समझाया है। आज हम प्रॉपर इसके अंदर टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि यानी कि टेलर ने बताया कि मैनेजमेंट के अंदर अगर इन टेक्निक को फॉलो किया जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को कम से कम कॉस्ट और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखना, इसके बाद में आपको इन टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको केस स्टडी के अंदर हेल्प मिलेगी और आप आराम से उन केस स्टडी को आप कर सकते हो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेक्निक के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन सी टेक्निक्स आती हैं। तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। पहली आती है फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, उसके बारे में देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन करना, मेथड ऑफ स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी के बारे में प्रॉपर देखेंगे। डिफरेंशियल पेस वेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर एक एक को अच्छे से डिफाइन करेंगे जिससे केस स्टडी आप आराम से कर सको। तो सबसे पहले आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या बताता है कि बिजनेस के अंदर टेलर जी बोलते हैं कि एक अकेला बंदा पूरे बिजनेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें वर्क को एक तरीके से डिवाइड कर देना चाहिए उनके काम के बेसिस पे, कि अलग अलग जो काम किया जाता है वो हर पर्सन उसका स्पेशलिस्ट होगा तो उस काम को अच्छे से कर सकता है। तो इसमें क्या बताया, इन दिस टेक्निक ईच वर्कर क्लोजली ऑब्जर्व बाय 8 बॉसेस, ईच वर्क होम इज द एक्सपर्ट ऑफ द स्पेसिफिक टास्क। यानी कि हर एक वर्कर्स के ऊपर 8 बॉसेस बनाए गए, यानी कि 8 जो मैनेजर रहेंगे वो प्रॉपर निगरानी रखेंगे उनके ऊपर और प्रॉपर उन्हें डील काम के बारे में भी प्रॉपर उनका ध्यान रखेंगे। और हर एक जो रहेगा बॉस वो एक तरीके से मैनेजर पूरा एक्सपर्ट रहेगा अपने काम के अंदर। तो इसलिए फंक्शनल फोरमैनशिप का ही हेल्प मिल सकता है बिजनेस के अंदर। ये प्रॉपर ये देखेंगे कैसे। तो हम फंक्शनल फोरमैनशिप के इनके पॉइंट देखते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा था और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में यानी कि आप समझ सकते हो कि ऐसा डिपार्टमेंट को बनाया गया जिसमें सिर्फ उस वर्कर को सिर्फ बताएंगे कि आपको कैसे कैसे करना है उस काम को, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ ये बताएगा वर्कर को कि काम कैसे हो रहा है या नहीं। वो सिर्फ ये इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेगा कि काम कितना हो रहा है, कि किस वजह से काम नहीं हो रहा है, सब ये अपने आप देखेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, सबसे पहले काम होता है उसका इंस्ट्रक्शन कार्ड कल रख। तो उसका प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया था कि इंस्ट्रक्शन कार्ड कल रख। ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। वर्कर को सिर्फ ये बताएगा कि आपको ये काम का प्रॉपर एक लिस्ट बना के दे देगा कि आपको ये काम करना है, आप इस डिपार्टमेंट में रहोगे, आपको इस मशीन के ऊपर काम करना। प्रॉपर उस कार्ड के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगी। रूट कलर का काम क्या रहेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इस वे में होना चाहिए, यानी कि इस टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी मान लो कि आप कोई भी प्रोडक्शन बनाना चाहते हो तो वो ये देखेगा कि शुरुआत से लेके एंड तक आपको ये काम करना है। आपको बस ये सिर्फ ये देखेगा रूट कल रख कि आपको यहाँ मशीनरी यहाँ पे जाना है, उस वर्कर को इस यहाँ से प्रोडक्शन लेना है, तो सब उसके अंदर इंस्ट्रक्शन देगा, रूट कल रख बताएगा वर्कर को। दूसरा होता है टाइम कॉस्ट कल रख। ये सिर्फ देखा कि जो वर्क दिया गया था उस इस टाइम के अकॉर्डिंग वो फिनिश होना चाहिए और उस कॉस्ट उसकी क्या आनी चाहिए वो सब डिसाइड करेगा कौन, टाइम एंड कॉस्ट कल रख जो लगाया जाता है। टेक केयर ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व दी प्रोडक्शन, यानी कि वो ये भी देखे कि टाइम कितना लगाना इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, उसका कॉस्ट कितनी आएगी, प्रॉपर इसके अंदर वो ध्यान रखेगा। एंड डिसिप्लिन मतलब कि एक तरीके से वो ये देखेगा कि प्लान करेगा कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जा सकता है वर्कर्स के बीच में। तो इंश्योर द डिसिप्लिन ऑफ द मेंटेन, ये सिर्फ ये बताएगा, प्लानिंग बनाएगा कि इस वर्कर को अगर इस डिपार्टमेंट में रखा जाता है तो बिल्कुल अच्छे से वो काम कर सकता है। प्लान बनाता है कि कैसे डिसिप्लिन में रखा जाए। तो ये था प्लानिंग डिपार्टमेंट का। सिर्फ क्या क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड कल रखा जाएगा, रूट कल रखा जाएगा, कितना प्रोडक्शन कहाँ कहाँ क्या करना है, टाइम कॉस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा और डिसिप्लिन का भी ध्यान रखा जाएगा। ये प्लान हो गया। उसके बाद में जो सेकंड जो मैनेजर रखा जाता है वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी कि वो सिर्फ ये देखेगा कि जो हमें काम दिया गया था, प्लानिंग किया गया था, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पॉइंट पहला आया स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये देखेगा सिर्फ कि जो काम दिया गया था वो मशीनरी और जो वर्क काम कर रहा है उसके बीच में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो इंश्योर करेगा कि टाइमली कंप्लीटेशन वो टास्क, मतलब कि जो भी वर्कर है वो उसे टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करे। तो वो स्पीड बॉस रहेगा, उसका काम रहेगा।
गैंग बॉस सिर्फ ये देखेगा जो मशीन और जो टूल काम जो वर्कर कर रहे हैं उस पे प्रॉपर टूल्स मशीन उनके पास अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो सिर्फ गैंग बॉस का ये काम रहेगा। सिर्फ वर्कर के देखना कि भाई टूल्स उनके पास प्रॉपर मशीन वगैरह हो, कितने वर्कर्स काम के लिए आ जाए हैं, कितने कल लेके आना है, मतलब सारा डिसीजन कौन करेगा, गैंग बॉस का काम रहेगा। ठीक है, क्लियर। रिपेयर बॉस, अब रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, वो सिर्फ ये देखा कि मशीन और टूल्स प्रॉपर वे में काम करें, उनका एक तरीके से एक बार बार रिपेयरिंग करना उनका, ठीक है, सही से काम करते रहे, बस ये इंश्योर करेगा। इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर का तो काम ही होता है कि लास्ट में प्रोडक्शन बन के हो गया तो वो कंट्रोल करेगा, भाई जो बंदा वर्कर बैठा तो नहीं है, काम प्रॉपर कर रहा है, नहीं आ रहा, छुट्टी पे तो नहीं है, वो सारा इंस्पेक्टर का काम रहेगा, वो कंट्रोल करेगा जो प्रोडक्शन का टारगेट रखा था वो पूरा हुआ या नहीं है, कितना बाकी है, तो सारा डिसीजन कौन लेगा, इंस्पेक्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट सिर्फ प्लान बनाएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि हमें जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं। स्पीड बॉस हो गया, गैंग बॉस हो गया। गैंग बॉस का काम ध्यान रखना, केस स्टडी बनती है इसकी बहुत ज़्यादा, कि जो भी मशीन और टूल को रेडी रखेगा कि प्रॉपर उसके पास में है या नहीं है। रिपेयर का काम रिपेयर बॉस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको पहले से स्टैंडर्ड बना देना कि हमें इतना प्रोडक्ट बनाना, इस वेट का बनाना, इतना मेजरमेंट होना चाहिए, तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लाइज द मेथड ऑफ एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एवरी इंडस्ट्री एक्टिविटीज़। जो भी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है प्रॉपर एक उसका मेजरमेंट होना चाहिए, उसको एक तरीके से उसको हम मेजर कर पाएँ। तो इट कैन बी द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैनर, टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, किस मैनर के अंदर आपको रहना है, जो भी प्लान होते हैं, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, मशीनरी, प्रोडक्शन प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिचुएशन, सभी को एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि भाई जो भी वर्कर है उसको 8 बजे आना है और लास्ट 5 बजे तक काम करना है उसे, तो प्रॉपर उसके पास भाई इतना प्रोडक्ट उसने बनाना है, तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सके आसानी से। क्लियर होगा। इसमें एग्जाम्पल भी बताया इसने, अमाउंट ऑफ वर्कर डन बाय द वर्कर्स इन डे, अंडरस्टैंड, मतलब कि उनको ये भी पता हो ना कि भाई उसे वर्कर को कितना काम कितने टाइम के अंदर करना है। तो टेक्निक्स हेल्पफुल रहती है बिजनेस को ग्रोथ कराने में। सिंप्लीफिकेशन, भाई जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है बिजनेस के अंदर वो प्रॉपर एक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए कि अंडरस्टेबल हो, सभी उसको अच्छे से समझ सके, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जिससे अननेसेसरी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका वेस्ट हो जाए। तो इसलिए इसने क्या बोला, सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एंड टू अननेसेसरी टाइप्स, मतलब कि उनको हटाना कि अननेसेसरी जो भी क्वालिटीज़ के बेसिस पे हो सकती है, साइज, वेट एक्सेट्रा, काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट बनता है उसमें किसी के बेसिस की अननेसेसरी जो होता देना। इसमें एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि कंपनी थी शू मेकर, उसने अब क्या किया, उसने 1-2 नंबर ऐसे नंबर अब डालने, पूरे नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे साइज जो अभी फिलहाल शूज चल रहे हैं, है ना, साइज बट दी स्टार्ट दी मैन्युफैक्चर, जब शुरुआत में स्टार्ट हुआ था ना तो उसने 0.5 1 0.25 ऐसे ऐसे ना उसने प्रोडक्ट बना दिए। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, इसमें वर्क ज़्यादा लगाना पड़ता था, लेबर भी ज़्यादा चाहिए, मशीन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए ये टेक्निक्स ये भी बताती है कि अननेसेसरी जो भी टाइप्स होते हैं उनको हटा देना चाहिए, जिससे कॉस्ट और लेबर और एक तरीके से कंपनी को हेल्प मिले ग्रोथ करने में। आगे 4th नंबर का पॉइंट आता है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी का एक बेस्ट मेथड ढूंढना कि जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको एक अच्छे से डील किया जा सके। तो उसने क्या कहा कि रेफर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल वे टू पार्टिकुलर एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी डेली बेसिस पे कंपनी के अंदर किया जाता है उसमें बेस्ट वे, अच्छा सा वो तरीका ढूंढो कि हमें कोई दिक्कत नहीं ना, वर्कर को से काम करने में दिक्कत आए। द मेन ऑब्जेक्टिव इसका भाई मेथड स्टडी बनाया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, दिस स्टडी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। इसका यही ध्यान होता है कि कॉस्ट को कम से कम करना, उनका एक मेथड तैयार करना कि कैसे हम कर सकते हैं। इसे हम प्लानिंग का पार्ट भी बोल सकते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, हमें मेथड ढूंढना कि कैसे क्या कर सकते हैं, प्लान किया उसको एक मेथड के अकॉर्डिंग करना। मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ लेवल एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, भाई क्वालिटी भी बेस्ट आए, कॉस्ट भी कम लगे और जो प्रोडक्ट खरीदे उसको सेटिस्फेक्शन भी हो। मोशन स्टडी, भाई ये टेक्निक देखेगी, ये स्टडी ध्यान रखना, ये एक तरीके से सभी को एक साथ करके भी पूछा सकता है। वर्क स्टडी के अंदर ये पॉइंट आ जाते हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम फैटिग स्टडी आगे आएगी, वो उन सभी को एक जगह भी आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ कि केस स्टडी में आपको बिल्कुल अच्छे से हेल्प मिले। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, टाइम स्लैब को देखना, जो मशीन के ऊपर जो वर्कर काम कर रहा है और जो उस रॉ मटेरियल का वो यूज कर रहा है उसके बीच में सही तालमेल है या नहीं है, या प्रॉपर टाइम तो नहीं लग रहा है उसे ज़्यादा। तो मोशन स्टडी क्या देखता है, रेफर टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशन बीइंग परफॉर्म बाय वर्कर एंड मशीन विल डूइंग द जॉब
एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी टू एलिमेट ऑफ अननेसेसरी मोशन, मतलब कि ये स्टडी करता है, जो ऑब्जेक्टिव उनका टारगेट करता है कि जो अननेसेसरी जो भी मोशन होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पे मशीन लगी हुई है, यहाँ पे उसके रॉ मटेरियल है, तो वो रॉ मटेरियल लेने के लिए इतनी दूर जाता था अपनी मशीनरी से, तो क्यों ना हमें ये जो टाइम कंज्यूमर लग रहा है इसे एक्स्ट्रा इसको कम किया जाए, इसका पता लगाना कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। तो इस हिसाब से मोशन स्टडी की टेक्निक से पता लगाया जाता है कि वर्कर और मशीन के बीच में अच्छे से जो काम हो रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। टाइम स्टडी में सिर्फ नाम से पता चल रहा है, टाइम स्टडी सिर्फ इस पे फोकस करता है कि जो उन्होंने पार्टिकुलर टाइम दिया था किसी वर्क को काम करने के लिए वो उस टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रेफर टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट पार्टिकुलर एक्टिविटीज टू स्टैंडर्ड टाइम टू डिटरमाइन बेस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाई द सर्वल एक्सपीरियंस सेम वर्क, मतलब कि जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर उनको टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसकी स्टडी करना, उसमें पता लगाना, अगर किसी वर्कर को दिक्कत हुई क्यों नहीं कर पाए उसके बारे में कमी को पता लगाना। तो इस टाइम स्टडी का काम होता है, ये टेक्निक की भी हेल्प करती है। अगले पॉइंट आते हैं इसमें फैटिग स्टडी। है फैटिग स्टडी का काम क्या होता है भाई, एक तरीके से देखना कि वर्कर को टाइम टू टाइम उनको एक तरीके से इंटरवल मिलता रहे, रेस्ट मिलती रहे, क्योंकि रेस्ट के बाद में ये पता लगाया जाता है कि वर्कर तेज़ी से काम करता है। तो फैटिग स्टडी क्या किसके बारे में बताता है कि रेफर टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन देखता है कि भाई कितना टाइम लग रहा है काम होने में। फ्रीक्वेंसी देखता है भाई वो प्रॉपर टाइम था वो सही उतना हुआ या नहीं। रेस्ट ऑफ किस टाइम के अंदर उसे रेस्ट चाहिए। इंटरवल कंप्लीट टू पार्टिकुलर जॉब, मतलब कि कितने टाइम के बाद में उसे रेस्ट चाहिए उसके बारे में स्टडी करना। दी रेस्ट रिफ्रेश, और उसके रेस्ट के बाद में जब उसको टाइम के लिए रिफ्रेश दिया गया तो उसके बाद में वर्कर्स जो होता है दे वर्क अगेन दे आर फुल कैपेसिटी। और फिर ये भी स्टडी करना कि अगर उसको उस टाइम पे अगर उसे रेस्ट दिया जाता है तो उसके बाद में वो कितनी तेज़ी से काम करता है और कितना प्रोडक्शन वो निकाल पाता है। ये हेल्प करती है फैटिग स्टडी एक तरीके से वर्कर को ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करवाना। उसके बाद में डिफरेंशियल वेज सिस्टम, भाई ये ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। टेलर क्या बोलते हैं कि ये प्रॉपर ये होना चाहिए कि जितना वर्क किया जाता है वर्कर के थ्रू जो वेज सिस्टम है उनका उसी के अकॉर्डिंग मिले। इन दिस सिस्टम इनिशिएटिव बोनस प्लान सजेस्ट बाय टेलर, इसने क्या सजेस्ट किया, बोनस प्लान होना चाहिए कि बोनस मिलना चाहिए वर्कर को। अंडर दिस प्लान द वेज रेट पेड द एफिशिएंट वर्कर एंड हाई देन द नॉर्मल पेस वेज रेट, मतलब कि जो अच्छे से काम करने वाला वर्कर होगा, बेस्ट काम करने वाला होगा, तो उसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा प्रोवाइड करवाना चाहिए बोनस के रूप में, उसको वेज ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये इस बात की टेक्निक क्या फोकस करती है कि जो वर्कर अच्छे एफिशिएंसी से काम करता है, ज़्यादा काम करता है, तो उसके हिसाब से उसे वेज सिस्टम भी, वेज रेट भी अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो गया। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर और जो भी डिपार्टमेंट में जो सुपीरियर होते हैं उनके प्रॉपर एक तालमेल लेके आना, उनके बीच में एक तरीके से रिलेशन क्रिएट करना कि वो अच्छे से काम करें, है ना। तो मेंटल रिवोल्यूशन क्या बोलता है, टेक्निक क्या बताती है, मेंटल रिवोल्यूशन कॉल्स चेंज इन द माइंडसेट, किसके बीच में माइंडसेट को चेंज करना, बोथ एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में। एज पर टेलर क्या बोलते हैं कि रिवोल्यूशन ऑफ द माइंडसेट को चेंज किया जाता है बोथ द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स द रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज द प्रमोट ए फीलिंग कोऑपरेशन एंड विल दी बेनिफिशियल बोथ द पार्टी। भाई अगर माइंडसेट दोनों का ही कंपनी को लेकर उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव था, उनको टारगेट को लेकर है, तो वो कंपनी लगातार ग्रोथ करेगी। अगर एक के बीच में भी माइंडसेट उसका अलग है, सुपीरियर और वर्कर के बीच में या कोई भी मैनेजर के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिजनेस को लेके। ये देखना कि भाई वर्कर को क्या हेल्प चाहिए, मैनेजर क्या चाहता है इस काम को लेके, उसके बारे में भी डिस्कस करना। तो ये सब इसके बारे में हमने 9th स्टडी हमने देखी जिसमें हमने प्रॉपर अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।